हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास प्रतिज्ञा। तो चलिए सुनते हैं इसका दूसरा भाग। इधर दोनों मित्रों में बातें हो रही थी। उधर लाला बद्री प्रसाद के घर में मातम सा छाया हुआ था। लाला बद्री प्रसाद, उनकी स्त्री देवकी और प्रेमा तीनों बैठे निश्चल नेत्रों से भूमि की ओर ताक रहे थे, मानो जंगल में राह भूल गए हों। बड़ी देर के बाद देवकी बोली, तुम जरा अमृत राय के पास चले जाते। बद्री प्रसाद ने आपत्ति के भाव से कहा, जाकर क्या करूं? देवकी बोली, जाकर समझाओ बुझाओ, और क्या करोगे? उनसे कहो, भैया हमारा डोंगा क्यों मझधार में डुबोए देते हो? तुम घर के लड़के हो, तुमसे हमें ऐसी आशा न थी। देखो कहते क्या हैं। बद्री प्रसाद बोले, मैं उनके पास अब नहीं जा सकता। देवकी ने पूछा, आखिर क्यों, कोई हरज है क्या? बद्री प्रसाद बोले, अब तुमसे क्या बताऊं, जब मुझे उनके विचार मालूम हो गए तो मेरा उनके पास जाना अनुचित ही नहीं, अपमान की बात है। आखिर हिंदू और मुसलमान में विचारों का ही तो अंतर है। मनुष्य में विचार ही सब कुछ है। वह विधवा विवाह के समर्थक हैं, समझते हैं इससे देश का उद्धार होगा। मैं समझता हूँ इससे सारा समाज नष्ट हो जाएगा। हम इससे कहीं अधोगति को पहुंच जाएंगे। हिंदुत्व का रहा सहा चिन्ह भी मिट जाएगा। इस प्रतिज्ञा ने उन्हें हमारे समाज से बाहर कर दिया। अब हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं रहा। देवकी ने इस आपत्ति का महत्व नहीं समझा, बोली, यह तो कोई बात नहीं। आज अगर कमला प्रसाद मुसलमान हो जाएं, तो क्या हम उसके पास आना जाना छोड़ देंगे? हमसे जहां तक हो सकेगा हम उसे समझाएंगे और उसे सुपथ पर लाने का उपाय करेंगे। देवकी के इस तर्क से बद्री प्रसाद कुछ नरम तो पड़े, लेकिन अपना पक्ष न छोड़ सके। बोले, भाई मैं तो अमृत राय के पास ना जाऊंगा। तुम अगर सोचती हो कि समझाने से वह राह पर आ जाएंगे तो बुलवा लो या चली जाओ, लेकिन मुझसे जाने को ना कहो। मैं उन्हें देखकर शायद आपे से बाहर हो जाऊं। कहो तो जाऊं। देवकी बोली, नहीं, क्षमा कीजिए, इस जाने से ना जाना ही अच्छा। मैं ही कल बुलवा लूंगी। बद्री प्रसाद बोले, बुलवाने को बुलवा लो, लेकिन यह मैं कभी पसंद ना करूंगा कि तुम उनके हाथ पैर पड़ो। वह अगर हमसे एक अंगुल दूर हटेंगे तो हम उनसे गज भर दूर हट जाएंगे। प्रेमा को मैं उनके गले लगाना नहीं चाहता, उसके लिए वरों की कमी नहीं है। देवकी बोली, प्रेमा उन लड़कियों में नहीं कि तुम उसका विवाह जिसके साथ चाहो कर दो। जरा जाकर उसकी दशा देखो तो मालूम हो। जब से यह खबर मिली है, ऐसा मालूम होता है कि देह में प्राण ही नहीं, अकेले छत पर पड़ी हुई रो रही है। बद्री प्रसाद बोले, अजी 10-5 दिन में ठीक हो जाएगी। देवकी बोली, कौन? मैं कहती हूँ कि वह इसी शोक में रो रो कर प्राण दे देगी। तुम अभी उसे नहीं जानते। बद्री प्रसाद ने झुंझलाकर कहा, अगर वह रो रो कर मर जाना चाहती है तो मर जाए, लेकिन मैं अमृत राय की खुशामद करने ना जाऊंगा। जो प्राणी विधवा विवाह जैसे घृणित व्यवसाय में हाथ डालता है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं हो सकता। बद्री प्रसाद बाहर चले गए। देवकी बड़े असमंजस में पड़ गई। पति के स्वभाव से वह परिचित थी, लेकिन उन्हें इतना विचार शून्य न समझती थी। उसे आशा थी कि अमृत राय समझाने से मान जाएंगे, लेकिन उनके पास जाए कैसे? पति से रार कैसे मोल ले? सहसा ऊपर से प्रेमा आकर चारपाई के पास खड़ी हो गई। आंखें लाल हो गई थी। देवकी ने कहा, रो मत बेटी, मैं कल उन्हें बुलवाऊंगी। मेरी बात वह कभी न टालेंगे। प्रेमा ने सिसकते हुए कहा, नहीं अम्मा जी, आपके पैरों पड़ती हूँ। आप उनसे कुछ न कहिए, उन्होंने हमारी बहनों की ही खातिर तो यह प्रतिज्ञा की है। हमारे यहाँ कितने ऐसे पुरुष हैं जो इतनी वीरता दिखा सके। मैं इस शुभ कार्य में बाधक ना बनूंगी। देवकी ने विस्मय से प्रेमा की ओर देखा। लड़की यह क्या कह रही है? यह उनकी समझ में न आया। प्रेमा फिर बोली, ऐसे सुशिक्षित पुरुष अगर यह काम न करेंगे तो कौन करेगा? जब तक ऐसे लोग साहस से काम न लेंगे, हमारी अभागिनी बहनों की रक्षा कौन करेगा? देवकी ने कहा, और तेरा क्या हाल होगा बेटी? प्रेमा ने गंभीर भाव से कहा, मुझे इसका बिल्कुल दुख नहीं है। अम्मा जी, मैं आपसे सच कहती हूँ, मैं भी इस काम में उनकी मदद करूंगी। जब तक आप दोनों का हाथ मेरे सिर पर है, मुझे किस बात की चिंता है? आप लोग मेरे लिए जरा भी चिंता ना करें। मैं कुंवारी रहकर बहुत सुखी रहूंगी।
देवकी ने आंसू भरी आंखों से कहा, माँ बाप किसके सदा बैठे रहते हैं बेटी, अपनी आंखों के सामने जो काम हो जाए वही अच्छा। लड़की तो उनकी भी नहीं कुंवारी रहने पाती जिनके घर में भोजन का ठिकाना नहीं। भिक्षा मांग कर लोग कन्या का विवाह करते हैं। मोहल्ले में कोई लड़की अनाथ हो जाती है तो चंदा मांग कर उसका विवाह कर दिया जाता है। मेरे यहाँ किस बात की कमी है? मैं तुम्हारे लिए कोई और वर तलाश करूंगी। यह जाने सुने आदमी थे, इतना ही था। नहीं तो बिरादरी में एक से एक पड़े हुए हैं। मैं कल ही तुम्हारे बाबूजी को भेजती हूँ। प्रेमा का हृदय कांप उठा। 3 साल से अमृत राय को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके वह पूजा करती चली आती थी। उस मूर्ति को उसके हृदय से कौन निकाल सकता था? हृदय में उस प्रतिमा को बिठाए हुए क्या वह किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती थी? वह विवाह होगा या विवाह का स्वांग? उस जीवन की कल्पना कितनी भयावह, कितनी रोमांचकारी थी। प्रेमा ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं अम्मा जी, मेरे लिए आप कोई फिक्र ना करें। मैंने कुंवारी रहने का निश्चय कर लिया है। बाबू कमला प्रसाद के आगमन का शोर सुनाई दिया। आप सिनेमा के अनन्य भक्त थे। नौकरों पर उनका बहुत कठोर शासन था। विशेषतः बाहर से आने पर तो वह एकाध की मरम्मत किए बगैर न छोड़ते थे। उनके बूट की चरमर सुनते ही नौकरों में हलचल पड़ जाती थी। कमला प्रसाद ने आते ही आते कहार से पूछा, बर्फ लाए? कहार ने दबी जबान से कहा, अभी तो नहीं सरकार। कमला प्रसाद ने गरज कर कहा, जोर से बोलो, बर्फ लाए कि नहीं? मुंह में आवाज नहीं है? कहार की आवाज अब की बिल्कुल बंद हो गई। कमला प्रसाद ने कहार के दोनों कान पकड़कर हिलाते हुए कहा, हम पूछते हैं बर्फ लाए कि नहीं? कहार ने देखा कि अब बिना मुंह खोले कानों के उखड़ जाने का भय है तो धीरे से बोला, नहीं सरकार। कमला प्रसाद बोले, क्यों नहीं लाए? कहार बोला, पैसे न थे। कमला प्रसाद बोले, क्यों? क्यों पैसे न थे? घर में जाकर मांगे थे? कहार बोला, हाँ हुजूर, किसी ने सुना नहीं। कमला प्रसाद बोले, झूठ बोलता है, मैं जाकर पूछता हूँ। अगर मालूम हुआ कि तूने पैसे नहीं मांगे तो कच्चा ही चबा जाऊंगा। रास्कल। कमला प्रसाद ने कपड़े भी नहीं उतारे, क्रोध में भरे हुए घर में आकर माँ से पूछा, क्या अम्मा, बदलू तुमसे बर्फ के लिए पैसे लेने आया था? देवकी ने बिना उसकी ओर देखे ही कहा, आया होगा, याद नहीं आता। बाबू अमृत राय से तो भेंट नहीं हुई? कमला प्रसाद बोला, नहीं, उनसे तो भेंट नहीं हुई। उनकी तरफ गया तो था, लेकिन जब सुना कि वह किसी सभा में गए हैं तो मैं सिनेमा चला गया। सभाओं का तो उन्हें रोग है और मैं उन्हें बिल्कुल फिजूल समझता हूँ। कोई फायदा नहीं। बिना व्याख्यान सुने भी आदमी जीता रह सकता है और व्याख्यान देने वालों के बगैर भी दुनिया के रसातल चले जाने की संभावना नहीं। जहाँ देखो वक्ता ही वक्ता नजर आते हैं। बरसाती मेंढकों की तरह टर टर किया और चलते हुए अपना समय गंवाया और दूसरों को हैरान किया। सब के सब मूर्ख हैं। देवकी बोली, अमृत राय ने तो आज डोंगा ही डुबा दिया, अब किसी विधवा से विवाह करने की प्रतिज्ञा की है। कमला प्रसाद ने जोर से कह कहा मारकर कहा, और ये सभाओं वाले क्या करेंगे? यही सब तो इन सभी को सूझती है। लाला अब किसी विधवा से शादी करेंगे? अच्छी बात है, मैं जरूर बारात में जाऊंगा। चाहे और कोई जाए या ना जाए, जरा देखूं नए ढंग का विवाह कैसा होता है। यहाँ भी सब व्याख्यानबाजी करेंगे। इन लोगों के किए और क्या होगा? सब के सब मूर्ख हैं। अक्ल किसी को छू नहीं गई। देवकी बोली, तुम जरा उनके पास चले जाते। कमला प्रसाद बोला, इस वक्त तो बादशाह भी बुलाएं तो ना जाऊं। हाँ, किसी दिन जाकर जरा कुशल क्षेम पूछ आऊंगा, मगर हैं बिल्कुल सनकी। मैं तो समझता था इसमें कुछ समझ होगी, मगर निरा पोंगा निकला। अब बताओ, बहुत पढ़ने से क्या फायदा हुआ? बहुत अच्छा हुआ कि मैंने पढ़ना छोड़ छाड़ दिया। बहुत पढ़ने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब आंखें कमजोर हो जाती हैं तो बुद्धि कैसे बची रह सकती है? तो कोई विधवा भी ठीक हो गई कि नहीं? कहाँ है मिस्राइन? कह दो अब तुम्हारी चांदी है, कल ही संदेशा भेज दें। कोई और ना जाए तो मैं जाने को तैयार हूँ, बड़ा मजा रहेगा। कहाँ है मिस्रानी? अब उनके भाग्य चमके। रहेंगी बिरादरी की ही विधवा ना, कि बिरादरी की भी कैद नहीं रही? देवकी बोली, यह तो नहीं जानती। अब क्या ऐसे भ्रष्ट हो जाएंगे? कमला प्रसाद बोला, यह सभा वाले जो कुछ ना करें वह थोड़ा। इन सभी को बैठे बैठे ऐसे ही बेपर की उड़ाने की सूझती है।
एक दिन पंजाब से कोई बौखल आया था, कह गया जात पात तोड़ दो, इससे देश में फूट बढ़ती है। ऐसे ही एक और जांगलू आकर कह गया, चमारों पासियों को भाई समझना चाहिए, उनसे किसी तरह का परहेज न करना चाहिए। बस सब के सब बैठे बैठे यही सोचा करते हैं कि कोई नई बात निकालनी चाहिए। बुढ़े गांधी जी को और कोई न सूझी तो स्वराज का ही डंका पीट चले। सबों ने बुद्धि पेच खाई है। इतने में एक युवती ने आंगन में कदम रखा, मगर कमला प्रसाद को देखते ही ड्योढ़ी में ठिठक गई। देवकी ने कमला प्रसाद से कहा, तुम जरा कमरे में चले जाओ, पूर्णा ड्योढ़ी में खड़ी है। पूर्णा को देखते ही प्रेमा दौड़कर उसके गले से लिपट गई। पड़ोस में एक पंडित वसंत कुमार रहते थे, किसी दफ्तर में क्लर्क थे। पूर्णा उन्हीं की स्त्री थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील। घर में दूसरा कोई न था। जब 10 बजे पंडित जी दफ्तर चले जाते तो यहीं चली आती और दोनों सहेलियां शाम तक बैठी हंसती बोलती रहती। प्रेमा को उससे इतना प्रेम था कि यदि किसी दिन वह किसी कारण से ना आती तो स्वयं उसके घर चली जाती। आज वसंत कुमार कहीं दावत खाने गए थे। पूर्णा का जी ऊब उठा, यहाँ चली आई। प्रेमा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले गई। पूर्णा ने चादर अलगनी पर रखते हुए कहा, तुम्हारे भैया आंगन में खड़े थे और मैं मुंह खोले चली आती थी, मुझ पर उनकी नजर पड़ गई होगी। प्रेमा बोली, भैया में किसी तरफ ताकने की लत नहीं है, यही तो उनमें एक गुण है। पतिदेव कहीं गए हैं क्या? पूर्णा बोली, हाँ, आज एक निमंत्रण में गए हैं। प्रेमा बोली, सभा में नहीं गए? आज तो बड़ी भारी सभा हुई है। पूर्णा बोली, वह किसी सभा समाज में नहीं जाते, कहते हैं ईश्वर ने संसार रचा है, वह अपनी इच्छानुसार हर एक बात की व्यवस्था करता है, मैं उसके काम को सुधारने का साहस नहीं कर सकता। प्रेमा बोली, आज की सभा देखने लायक थी, तुम होती तो मैं भी जाती। समाज सुधार पर एक महाशय का बहुत अच्छा व्याख्यान हुआ। पूर्णा बोली, स्त्रियों का सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, पहले पुरुष लोग अपनी दशा तो सुधार लें, फिर स्त्रियों की दशा सुधारेंगे। उनकी दशा सुधर जाए तो स्त्रियां आप ही आप सुधर जाएंगी। सारी बुराइयों की जड़ पुरुष ही हैं। प्रेमा ने हंसकर कहा, नहीं बहन, समाज में स्त्री और पुरुष दोनों ही हैं, और जब तक दोनों की उन्नति ना होगी जीवन सुखी ना होगा। पुरुष के विद्वान होने से क्या स्त्री विदुषी हो जाएगी? पुरुष तो आखिरकार सादे ही कपड़े पहनते हैं, फिर स्त्रियां क्यों गहनों पर जान देती हैं? पुरुषों में तो कितने ही कुंवारे रह जाते हैं, स्त्रियों को क्यों बिना विवाह किए जीवन व्यर्थ जान पड़ता है बताओ? मैं तो सोचती हूँ कुंवारी रहने में जो सुख है वह विवाह करने में नहीं है। पूर्णा ने धीरे से प्रेमा को ढकेल कर कहा, चलो बहन, तुम भी कैसी बातें करती हो, बाबू अमृत राय सुनेंगे तो तुम्हारी खूब खबर लेंगे। मैं उन्हें लिख भेजूंगी कि यह अपना विवाह ना करेगी, आप कोई और द्वार देखें। प्रेमा ने अमृत राय की प्रतिज्ञा का हाल ना कहा। वह जानती थी कि इससे पूर्णा की निगाह में उनका आदर बहुत कम हो जाएगा। बोली, वह स्वयं विवाह ना करेंगे। पूर्णा बोली, चलो झूठ बकती हो। प्रेमा बोली, नहीं बहन, झूठ नहीं है, विवाह करने की इच्छा नहीं है, शायद कभी नहीं थी। दीदी के मर जाने के बाद वह कुछ विरक्त से हो गए थे। बाबूजी के बहुत घेरने पर और मुझ पर दया करके वह विवाह करने पर तैयार हुए थे। पर अब उनका विचार बदल गया है और मैं भी समझती हूँ कि जब एक आदमी स्वयं गृहस्थी के झंझट में ना फंसकर कुछ सेवा करना चाहता है तो उसके पाँव की बेड़ी ना बनना चाहिए। मैं तुमसे सत्य कहती हूँ पूर्णा, मुझे इसका दुख नहीं है, उनकी देखा देखी मैं भी कुछ कर जाऊंगी। पूर्णा का विस्मय बढ़ता ही गया। बोली, आज 4 बजे तक तुम ऐसी बातें ना करती थी, एकाएक यह कैसी काया पलट हो गई? उन्होंने किसी से कुछ कहा है क्या? प्रेमा बोली, बिना कहे भी तो आदमी अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है। पूर्णा बोली, मैं एक दिन पत्र लिखकर उनसे पूछूंगी। प्रेमा बोली, नहीं पूर्णा, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, पत्र वत्र ना लिखना, मैं किसी के शुभ संकल्प में विघ्न ना डालूंगी। मैं यदि और कोई सहायता नहीं कर सकती तो कम से कम उनके मार्ग का कंटक ना बनूंगी। पूर्णा बोली, सारी उम्र रोते कटेगी कह देती हूँ। प्रेमा बोली, ऐसा कोई दुख नहीं है जो आदमी सह ना सके, वह जानते हैं कि मुझे इससे दुख नहीं हर्ष होगा, नहीं तो वह कभी यह इरादा ना करते। मैं इसे सज्जन प्राणी का उत्साह बढ़ाना अपना धर्म समझती हूँ, उसे गृहस्थी में नहीं फंसाना चाहती। पूर्णा ने उदासीन भाव से कहा, तुम्हारी माया मेरी समझ में नहीं आती बहन, क्षमा करना, मैं यह कभी ना मानूंगी कि तुम्हें दुख ना होगा।
प्रेमा बोली, तो फिर उन्हें भी होगा। पूर्णा ने कहा, पुरुषों का हृदय कठोर होता है। प्रेमा बोली, तो मैं भी अपना हृदय कठोर बना लूंगी। पूर्णा बोली, अच्छा बना लेना, लो अब ना कहूंगी। लाओ बाजा, तुम्हें एक गीत सुनाऊं। प्रेमा ने हारमोनियम संभाला और पूर्णा गाने लगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।